सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकारिता का वर्णन किया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह से संघीय न्यायालय है। उसी प्रकार ब्रिटिश जो प्रिवी काउंसिल है, हालांकि अब वहाँ पर भी सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया है, उसकी तरह से अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इससे ऊपर सिर्फ राष्ट्रपति से दया की अपील की जा सकती है, इससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय के रूप में गठन किया गया था और उसके ऊपर प्रिवी काउंसिल होती थी, वो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में काम करती थी। संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया और अब यह भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 31 टोटल न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश हैं। नियुक्ति: भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के मामले में राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिससे वो परामर्श करना आवश्यक समझे उनसे परामर्श करता है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। आमतौर पर परंपरागत रूप से जो सबसे वरिष्ठतम जज होता है, न्यायाधीश होता है, उसको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन कई बार इस परंपरा का उल्लंघन भी किया गया था। A.N. रे और M.S. बेग को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करते हुए। लेकिन अब लगभग परंपरा से वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की एक कोलिजियम, जिसमें वरिष्ठतम 4 जज न्यायाधीश शामिल होते हैं, उनकी परामर्श से करता है। उसके बाद उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता: सबसे पहले भारत में कोई भी संवैधानिक पद प्राप्त करने के लिए उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय का कम से कम में किसी उच्च न्यायालय में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुका हो, या वो एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक एक न्यायवेत्ता के रूप में, एक वकील के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में वो काम कर चुका हो और राष्ट्रपति की नज़र में वो सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। शपथ: भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि शपथ दिलाता है। वह जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा की शपथ लेता है। इसके साथ साथ भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ लेता है और यह शपथ लेता है कि मैं अपनी पूरी योग्यता, विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का बिना भय या पक्षपात के पालन करूंगा और संविधान और विधियों की मर्यादा को बनाए रखूंगा। कार्यकाल: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में 3 तरह से कार्यकाल निश्चित किया गया है संविधान में। अधिकतम जो आयु सीमा है वो 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में एक व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। इससे पूर्व वो राष्ट्रपति के नाम संबोधित पत्र के माध्यम से अपना त्यागपत्र दे सकता है, या वो संविधान का उल्लंघन करता है, या वो कदाचार का दोषी पाया जाता है, सिद्ध कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो भारत की संसद के द्वारा पारित महाभियोग, जिसमें उपस्थित कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से दोनों सदन अलग अलग प्रस्ताव पास करें, तो राष्ट्रपति उस मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को पद से हटाने की कार्यवाही आरंभ करता है, यानी उसको पद से हटा सकता है। अब तक सिर्फ वी रामास्वामी जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनके खिलाफ महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। सर्वोच्च न्यायालय की एक समिति ने उसकी जांच में उसको कदाचार का दोषी पाया, लेकिन लोकसभा में उसके खिलाफ पर्याप्त बहुमत नहीं मिल पाया, जिसके चलते प्रस्ताव पास नहीं हो सका। यानी अभी तक किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सका है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थान है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही का संचालन कर सकता है। अधिकार और शक्तियां: भारत के सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। भारत में हालांकि संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है,
अमेरिका की तरह से। लेकिन अमेरिका में संघ के जो न्याय कार्य करने के लिए संघीय न्यायपालिका अलग है और राज्य के कानूनों को लागू करने के लिए, न्याय करने के लिए कानूनों के आधार पर राज्य न्यायपालिका अलग से है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन इस मामले में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो न केवल संघीय सर्वोच्च न्यायालय है बल्कि अपील का भी सर्वोच्च न्यायालय है, उसको जो व्यापक अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, उसमें वो मामले आते हैं जिनमें के एक तरफ केंद्र सरकार हो, दूसरी तरफ एक या अधिक से राज्यों के बीच में विवाद हो, या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद का प्रश्न हो, या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी मामला है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति रिट दाखिल कर सकता है और आर्टिकल 226 के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपील कर सकता है, रिट दाखिल कर सकता है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य है। इसके लिए 4 विभिन्न प्रकार की रिट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 के अनुसार जारी की जाती हैं। उसके बाद है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में वो मामले आते हैं जो निचले अदालतों में, खास करके उच्च न्यायालयों में या उससे नीचे के अधीनस्थ न्यायालयों में आरंभ होते हैं, लेकिन अपील के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचते हैं, क्योंकि अपील का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। और उच्च न्यायालयों में या निचले न्यायालयों में कोई मामला शुरू हुआ है और उसमें कोई संविधान की कोई व्याख्या का प्रश्न है या विशिष्ट मामला है, तो वो अपील के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। तो इसमें सबसे पहला है कि उच्च न्यायालय अपील के रूप में वो मामले सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुने जाएंगे जिनमें उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे दे कि इसमें संविधान का या विधि की व्याख्या का कोई प्रश्न निहित है, तो उस मामले को सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। या किसी मामले में विशेष रूप से अपील की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय देना चाहे तो दे सकता है। दूसरा है दीवानी मामले। दीवानी मामले में अपील के रूप में वही मामले जाएंगे जिसमें उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे कि इसमें सामान्य महत्व का कोई प्रश्न निहित है, तो वो मामले उच्चतम न्यायालय में अपील के रूप में जाएंगे। या विशेष अनुमति से किसी भी मामले को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुना जा सकता है। दीवानी मामलों में भी आपराधिक मामले, फौजदारी मामलों में वो मामले सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए जाते हैं। नंबर 1, यदि किसी निम्न अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को बरी किया गया हो और उच्च न्यायालय में उसको फांसी की सजा दे दी गई हो, और या यदि उच्च न्यायालय कोई मामला निम्न न्यायालय में जो चल रहा था अधीनस्थ न्यायालय में, सेशन कोर्ट में, उसको अपने पास मंगवा लिया जाए, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाए और अभियुक्त को फांसी की सजा दी जाए, तो उस मामले में अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। या विशेष अपील की अनुमति किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय जिसमें देना चाहे दे सकता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी शक्तियां भी प्राप्त है। भारत का राष्ट्रपति की संविधान का, किसी विधि की व्याख्या का या कोई किसी भी राजनीतिक महत्व का विशेष कोई मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह की अपील कर सकता है, सलाह के लिए उसको भेज सकता है। इसमें 2 बातें हैं। राष्ट्रपति किस मामले को सलाह के लिए भेजेगा, ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। ये सर्वोच्च न्यायालय का विवेकाधिकार है कि उस मामले पर सलाह दे या ना दे। और नंबर 3, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई सलाह दी है और उसको ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करेगा कि उस सलाह को माने या ना माने, हो सकता है उस सलाह को स्वीकार भी ना करे। तो सलाहकारी शक्तियां भी हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। अभिलेख न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। अभिलेख न्यायालय के रूप में उसके जो दिए गए निर्णय, डिक्री, सभी फैसले भविष्य के मामलों में कानून का काम करते हैं, उनके पीछे विधिक शक्ति होती है। निम्न न्यायालयों में उनकी विधिकता के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता और वो एक कानूनी साक्ष्य के रूप में, एक विधि के रूप में उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। उनकी पोजीशन वही होती है जो कानून की होती है, जो स्थापित विधि की होती है, और वही फैसला निम्न न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। और अभिलेख न्यायालय के रूप में दूसरी शक्ति यह है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी कार्य की आलोचना की जाती है या अपमान किया जाता है, अवमानना की जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय को उस दोषी को 6 वर्ष या 2000 रुपये का जुर्माना या ये दोनों की सजा सुनाने का अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता जिससे सर्वोच्च न्यायालय का अपमान होता है, अवमानना होती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना भारत की भौमिक क्षेत्र के अंदर, राज्य क्षेत्र के अंदर सभी के लिए अनिवार्य है। अन्य शक्तियां, राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई विवाद पैदा हो जाए, कोई प्रश्न पैदा हो जाए, तो उन मामलों की जो सुनवाई करने का अधिकार है चुनाव के बारे में, वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में है,
किसी अन्य न्यायालय में इस मामले को लेकर उस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अपील करने का या रिट दाखिल करने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास व्यापक रूप से विधि और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के रूप में, अपीली क्षेत्राधिकार के रूप में और संवैधानिक प्रश्नों के ऊपर व्यापक रूप से शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह से संघीय न्यायालय है और ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय प्रिवी काउंसिल के स्थान पर गठित जिसे किया गया है की तरह से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है और वह भारत के अंदर प्रमुख स्थान रखता है। थैंक यू।